सभी लोग ध्यान दीजिए, नवोदय विद्यालय परीक्षा में गणित के मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे और गणित के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्नों को हल करना है। तो हिंदी के 20 प्रश्न कैसे आएंगे वो यहाँ पे है। भाषा परीक्षण तीसरे खंड में 20 प्रश्न होंगे, 61 से लेके 80 तक। ध्यान दो, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद ऐसे पैरा दिया गया होगा, पढ़ना है, उसी पैरा में से आपको उत्तर चुनना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए मार्कशीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संख्या के सामने वाले व्यक्ति को काला करें। देखो पढ़ो तो, गांधी जयंती के 150 वर्ष में गांधी जी पर 2 सचित्र किताबें छपी हैं। एक का नाम बापू की पाती है तथा दूसरी किताब का नाम एक था मोहन है। इन दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताब पर चित्रांकन श्री सोमेश कुमार ने की है। इसे ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। गांधी जी पर पूर्व में प्रकाशित किताबों से यह दोनों किताबें अपनी तरह अनूठी हैं। एक सम्मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश भी छुपे हैं, जबकि दूसरी पुस्तक बापू की पाती में बापू की जीवन वृत्ति, विचार, सिद्धांत और जीवन प्रसंगों का संग्रह है। अच्छा, दोनों किताबों में चित्र कौन बनाया है? नहीं, सोमेश कुमार ने। देखो एक मिनट, सोमेश कुमार ने चित्रांकन किया। चित्रांकन श्री सोमेश कुमार ने किया है ना, यही ध्यान देना है। और लेखन कौन किया है, लिखा कौन है? तो श्री सोपान जोशी। ये दोनों किताबें श्री सोपान जोशी ने लिखी हैं और उसमें जो किताबों में चित्र बना है वो कौन बनाया है? सोमेश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश कुमार। तो 61 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे और बी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? ऐसे काला कर देंगे ना? अच्छा, प्रकाशित करने का क्या अर्थ है? किताब को उजाला में रखना, प्रकाशित किताब को छपवा कर बेचना या बांटना? प्रकाशित करना, हाँ, बेचना या बांटना नहीं। किताब को छापने का काम करना ही प्रकाशित है, किताब को लिखने का काम करना। ठीक है, तो सही है। प्रकाशित, छपवा कर बेचना बांटना दोनों। गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है? गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है? देखो, जीवन वृत्त, विचार, सिद्धांत और जीवनी प्रसंग है। किसमें? बापू की पाती में। किसमें है? बापू की पाती में। तो इधर वाला बी वाला ऑप्शन सही है। एक सम्मोहन किताब के अध्यायों के में छुपे हैं, क्या छुपे हैं? गांधी जी के विचार, गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के संदेश, गांधी जी के जीवन। तो यहाँ देखो संदेश छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है एक सम्मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश भी छुपे हैं। तो क्या टिक लगाएंगे? गांधी जी के संदेश। सी सही है। विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आलय।
सही संधिविच्छेद क्या है? विद्याधन आलय, विद्यालय हो जाता है। ठीक है, विद्यालय में विद्याधन आलय, विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है, आलय मतलब घर और विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान का कर, तो वही विद्यालय हो गया जहाँ ज्ञान मिलता है। अच्छा, अनुच्छेद 2 को पढ़ेंगे। दूध में थोड़ा दही डाले तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे फल सब्जी सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी, चींटी हैं, ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें हम बड़े जीव मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम खाली आंखों से, खुली आंखों से, यहाँ क्या है खाली लिखा है, खुली आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है और इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यही सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाते हैं। दूध को दही कौन बनाता है? उसमें छोटे छोटे वो रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई देंगे। यही सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने, पदार्थों को सड़ने और हमारे बीमार होने का कारण भी हैं। ठीक है, तो फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं? सूक्ष्म जीव के कारण। बहुत सही, ये सूक्ष्म जीव के कारण। जीव जगत का अर्थ है, जीव जगत का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे सभी जीव, पेड़ पौधे वो बड़े जीव, पेड़ पौधे वो सूक्ष्म जीव नहीं, पेड़ पौधे और सभी जीव, छोटे बड़े सभी जीव। ठीक है, पेड़ पौधे और छोटे बड़े सभी जीव होते हैं, जीव जगत होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को कहते हैं। और मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे, सूक्ष्म जीव। तो ये क्या है? माइक्रो है और मैक्रो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? मैक्रो। नहीं क्या लिखा था? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे। सूक्ष्म जीव किसे देखने के लिए होते हैं? सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होते हैं? होती है सूक्ष्म चीजों को, छोटी चीजों को, पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, बड़े वस्तुओं को। इसमें से कौन सा सही होगा? सूक्ष्म चीज छोटी चीजों को देखने के लिए होता है, बड़े वस्तु को देखने के लिए तो होता नहीं है। दूर की वस्तु देखने के लिए दूरदर्शी होती है, दूरबीन जिसे कहते हो। और पास की वस्तु देखने के लिए क्या होता है? पास की वस्तु भी नहीं, छोटी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए होती है। ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को हम देख सकते हैं। मैक्रो मतलब बड़े किस आंख से? हाँ, खुली आंख से देख सकते हैं, खाली आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते सूक्ष्मदर्शी। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अनुच्छेद 3 आपने सागर के बारे में जो पढ़ा,
सागर के बारे में जरूर पढ़ा था, सुना होगा। ऐसी ही एक सागर है मृत सागर। ध्यान से सुनो और पढ़ो। मृत सागर है जो कई विशेषताओं की वजह से अजूबा माना जाता है। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देश के बीच स्थित है। आप सोच रहे होंगे इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है। दरअसल इसका पानी बहुत खारा होता है। 1 लीटर पानी में पाव भर नमक निकलता है। 1 लीटर पानी को सुखा दोगे तो पाव भर नमक निकल जाएगा। 200 ग्राम से ऊपर निकलता है, यानी उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है। तो नमक इतना ज्यादा होता है कि उसमें कोई जीव रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत खारा होता है। और दरअसल इसका पानी बहुत खारा होता है। 1 किलो पानी में लगभग 200 ग्राम नमक होता है। पोटास, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर जैसे खनिज लवण काफी मात्रा में होने के कारण न तो यह पानी पीने लायक होता है और न ही इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जा सकता है। नमक की सघनता ज्यादा होने की वजह से मछली और दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं रह सकते और जलीय पौधे भी नहीं पनपते। ठीक है, जलीय पौधे भी नहीं पनपते। इसलिए इसे क्या कहते हैं, यही कारण है कि इसे मृत सागर कहते हैं। अब आते हैं मृत सागर पे क्या क्या प्रश्न है। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर जो है, देखो यह एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। तो पहला आंसर क्या होगा? एशिया। पहले का आंसर क्या होगा? बी, एशिया में है। इसे मृत सागर क्यों कहते हैं? इसके पानी में जलीय जीव नहीं रहते। लवण काफी मात्रा में होने के कारण यह पानी पीने लायक नहीं है। इसके नमक का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें लवण काफी मात्रा में है, जिसकी वजह से जीव जिंदा नहीं रहते। जलीय जीव और पौधे जीवित नहीं रहते। तो ये पहला भी हो सकता है, ये भी सॉरी। लवण तो होते हैं लेकिन इतनी ज्यादा होते हैं कि जीवित नहीं रहते। ठीक है, अनुच्छेद अनुसार इस सागर के जल में लगभग कितने प्रतिशत नमक है? तो कितने प्रतिशत है? प्रतिशत में देखा जाए 1000 में 200 ग्राम, तो 100 में 20, 1 0 0 कर दिया। प्रतिशत 100 में होता है, हम क्या कहेंगे? 20%। कितना? 20%। मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है? साफ जल, खारा जल, दूषित जल, नमकीन जल। खारा नमकीन एक ही है। ठीक है, दूषित जल, साफ जल, दूषित जल में भी रह सकते हैं। लेकिन समुद्र का पानी थोड़ा खारा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खारा है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है साफ स्वच्छ जल में रहती है। बहुत दूषित रहेगी तो भी मछलियां मर जाती, उसमें ऑक्सीजन कम पाया जाता है। बहुत ज्यादा नमकीन रहेगी तो भी नहीं होगा। इसका पानी बहुत खारा होता है। इस वाक्य में खारा शब्द क्या है? क्या है? विशेषण है। क्या है? पानी की विशेषता बता रहा है ना। जो किसी चीज की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पानी क्या है? संज्ञा है। और पानी बहुत खारा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। तो खारा क्या है? विशेषण। अच्छा, इधर आते हैं। एक अनुच्छेद और अनुच्छेद 4, विभिन्न फसलों को उगाने के अलग अलग मौसम होते हैं।
फसलों की बढ़ोतरी तथा पैदावार को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप आदि प्रभावित करती है। अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छी खेती होगी, धूप अच्छा मिलेगा तो फसल अच्छी होती है, पानी भी चाहिए, बारिश हो जाए तो भी फसल अच्छी होती है। लेकिन कुछ फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, कुछ को कम होती है। जैसे पहला खरीफ के मौसम की फसल, इसे मानसून काल वर्षा ऋतु जून जुलाई में लगाया जाता है क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत होती है, तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। प्रमुख फसलें धान है, ठीक है, धान की रोपाई पानी में होती है, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, गन्ना, कपास आदि हैं। दूसरा रबी की मौसम में होती है, इसे शीत ऋतु में, जैसे अब बोया जाएगा नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो गेहूं की फसल हो गई में लगाया जाता है, तथा कटाई मार्च अप्रैल में होता है। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि और आलू वगैरह। तीसरा जायद मौसम की फसल होती है, इसे फरवरी माह में लगाया जाता है। इसमें सब्जियां, फल फूल लगाए जाते हैं, कटक जैसे हाँ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, मक्का भी होता है, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। अब आते हैं, इससे प्रश्न बनेंगे, फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? मिट्टी, वर्षा, प्रकाश तथा ताप, मानसून, खरीफ, रबी तथा जायद, आदमी, जानवर, मछली तथा पक्षी, जून, जुलाई, अक्टूबर। कौन सा है सही? ये सही है, बहुत बढ़िया। मिट्टी अच्छी रहेगी, पैदावार अच्छा होगा, बरसात अनुकूलतम होगा, तो भी प्रकाश उचित मिलना चाहिए, हमेशा धूप रहे हो या हमेशा छांव रहे तो भी नहीं फसल अच्छी होगी, ठीक है, धूप से जल जाएगा, पानी अधिक लगेगा। और ताप, मौसम अच्छा होना चाहिए, तापमान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गेहूं पकने के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए, लेकिन धान को पकने के लिए तापमान कम चाहिए, ठीक है, इसलिए धान इस समय पक जाता है। मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। रबी मौसम की फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो रबी को अक्टूबर नवंबर में लिया है, ठीक है। जायद की फसलें सूरजमुखी है। पैदावार शब्द का पर्यायवाची शब्द है जन्म लेना, उत्पादन, जीवन मरण, जन्म देकर वाद देना, नहीं उत्पादन है। पैदावार का मतलब क्या है? उत्पादन से, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न जो हैं हिंदी के आपके पूरे हो गए। इसी तरह से एग्जाम में जब जाएंगे तो हमको 20 प्रश्नों को हल करना है हिंदी के, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो भरा होगा उसको हिंदी, और जो इंग्लिश मीडियम में भरा होगा वो इंग्लिश करेगा, समझे। तो हिंदी के प्रश्नों को हल करना है।